राहुल गांधी अगर एक दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? कौन सा काम ऐसा है जो राहुल गांधी के एजेंडे में टॉप पर होगा? चुनाव में अभी 6 महीने का टाइम है। राहुल के पीएम बनने का चांस कितना है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन राहुल गांधी सबसे अलग हर पब्लिक मीटिंग में बता रहे हैं कि वो पीएम बने तो क्या करेंगे, जाति की गिनती कितने दिन में करा देंगे, आदिवासी के लिए क्या करेंगे, कारोबारी के लिए क्या करेंगे। मोदी के व्यवहार में और राहुल के प्रचार में क्या अंतर है, किसका क्या इंपैक्ट है, ये समझना मुश्किल नहीं है। राहुल क्या क्या करने को कह रहे हैं और मोदी क्या क्या कर दे रहे हैं। राहुल का वनडे प्लान क्या है और मोदी के वनडे का स्कोर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड जैसा सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बने तो आप क्या करेंगे? राहुल गांधी एक दिन के लिए पीएम बने तो क्या करेंगे? पीएम मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो पीएम मोदी ने एशियाड में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं। इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। राहुल गांधी पीएम बने तो एक दिन में क्या बदलाव करेंगे? क्या राहुल देश में जातीय जनगणना कराएंगे? ओबीसी को मिल रहे आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे? आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलाएंगे? आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता। आप तो जंगल में रहते हो, कि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। आदिवासी और वनवासी का फर्क बताने के बाद राहुल फिर से अपने सियासी एजेंडे पर लौट आए। ओबीसी आरक्षण वाला टेप रिकॉर्डर फिर बजने लगा। जातीय जनगणना करवाने की धुन में इतना डूबे कि ये भूल गए कि देश में आदिवासियों की नहीं बल्कि पिछड़ों की आबादी 50% के करीब है। ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है। इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं और हम करवा के दिखाएंगे। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे। चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी?
कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। राहुल गांधी अगर एक दिन के प्रधानमंत्री बने तो क्या देश में कारोबारियों को मिलने वाली छूट खत्म कर देंगे? उद्योगपतियों को बैंक से मिलने वाले लोन पर रोक लगा देंगे? कारोबारियों से बैंकों का पैसा वसूलेंगे? चीन के साथ कारोबार बंद कर देंगे? See, there are two types of economies. There is a production economy, जो चीजों को प्रोड्यूस करती है। आजकल प्रोडक्शन को चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट पोजिशनिंग इंडिया। बट अब तो मतलब बंद हो रहा चाइना से लेना? नहीं, बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो चाइनीज इंपोर्ट्स आर शूटिंग अप। वो मीडिया कह रही है कि बंद हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखेंगे नहीं हुआ। I mean, I would like that Chinese people are using made in India products, you know, made in Jaipur products, and some of you are running those companies that are sending those products there. That's what I would like to see. राहुल गांधी की सबसे बड़ी परेशानी है ये कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। राहुल 2004 से 2014 के बीच सुपर पीएम की हैसियत में थे, लेकिन इन 10 सालों में राहुल गांधी ने ना कोई विजन पेश किया और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे आगे बताया जा सके। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अपने पद को छोड़ दिया। राहुल जिस चीन के साथ व्यापार असंतुलन की बात कर रहे हैं, वो कोई 2014 से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि चीन के आर्थिक उत्थान के समय से ही जारी है। 2014 के बाद पीएम मोदी मेक इन इंडिया के जरिए इस अंतर को खत्म करने में जुटे हैं। पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये साफ है कि मोदी 2047 तक भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, लेकिन देश के लिए उनका विजन क्लियर है। दरअसल राहुल गांधी और पीएम मोदी की सियासत का सबसे बड़ा अंतर यह है कि राहुल विरोध की तो मोदी विकास की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो दिन में करीब 18 घंटे तक काम करते हैं और आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, लेकिन अभी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है इसे समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तो देश का आर्थिक मिजाज बिगड़ा हुआ था। पूरे विश्व में हमारी जीडीपी 10वें नंबर पर थी, लगभग $2 ट्रिलियन की। अब वो $4.25 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। पीएम मोदी का दावा है कि उनके तीसरे कार्यकाल के पहले साल में इसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। 2014 में देश का वार्षिक बजट 15.59 लाख करोड़ था, अब वो 45.03 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.04 लाख करोड़ खर्च किए, तो मोदी सरकार में ये आंकड़ा 43.09 लाख तक हो गया है। इसके अलावा यूपीए सरकार ने 10 साल में सब्सिडी पर 13.96 लाख करोड़ खर्च किए थे, तो मौजूदा गवर्नमेंट 36.94 लाख करोड़ खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि मोदी को टक्कर देनी है तो पिछड़े और दलित वोटर्स को उनसे दूर करना होगा। लेकिन बीजेपी को पिछड़ों का समर्थन क्यों मिलता है, इसे भी समझिए। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका सीधा फायदा पिछड़ों को मिल रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ ही ओबीसी जातियों के बंटवारे के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया। किसान सम्मान निधि से 4.20 करोड़ ओबीसी किसानों को फायदा पहुंचा।
वहीं चिकित्सा शिक्षा में ओबीसी छात्रों को 27% तक आरक्षण मिला। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी ओबीसी हैं। इसके अलावा जनधन योजना से 45.57 करोड़ से ज्यादा गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, तो 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों में ओबीसी सबसे बड़े लाभार्थी बने। सौभाग्य योजना से 2.82 करोड़ घर रोशन हुए, तो इसका भी सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को हुआ। 11.68 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो या आयुष्मान भारत, इन योजनाओं के लाभ ओबीसी समाज को ही पहुंचे। अभी भी कुछ समय पहले ही पीएम ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जबकि दूसरे चरण में 5% ब्याज दर की रेट से 2 लाख रुपए मिल सकेंगे। राहुल गांधी कब अपना स्टैंड बदलने कहा नहीं जा सकता। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़कर उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन उनके नए बने इंडिया गठबंधन में दागी नेताओं की लंबी लिस्ट है। इसमें सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। पिछले साल जून जुलाई में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इनके अलावा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, जीएमएम नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उद्धव गुट के नेता संजय राउत और शरद पवार गुट के जयंत पाटिल भी ईडी के रडार पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल में ही हैं, जबकि डीएमके के नेता ए राजा से ईडी जल्द पूछताछ करने वाली है। यानी आज सत्ता के लिए राहुल गांधी को दागी नेता पसंद है। आज राहुल ओबीसी आरक्षण की भले ही वकालत कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी शुरू से ही इसके खिलाफ थी। मनमोहन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को रोक कर रखा था। हालांकि सियासत बदली है, तो अब कांग्रेस और राहुल गांधी का रुख भी बदल गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।